हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोग इस लॉकडाउन में सुरक्षित होंगे और सभी लोग घर पे होंगे। तो चलिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो हमने कल देखा था अमेरिका की संवैधानिक योजना। ठीक है, अब हम आज देखते हैं इसमें स्विट्ज़रलैंड की संवैधानिक योजना। हम इसके पहले ब्रिटिश और अमेरिका को देख चुके हैं, तो स्विट्ज़रलैंड की संवैधानिक योजना इसको समझ लेते हैं हम। इसके बाद हम देखेंगे फ्रांस और फिर देखेंगे जर्मनी। देखिए, स्विट्ज़रलैंड संघात्मक प्रणाली की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण देश है। इसका जो वास्तविक नाम है, इसका वास्तविक नाम है स्विस परिसंघ, जो कि ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि यह एक संघात्मक ढांचा है या एक संघ है ये। ठीक है, अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें हम देख लेते हैं कि स्विट्ज़रलैंड की संवैधानिक की हमें क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इसकी विशेषताओं में सबसे पहले तो आता है संघात्मक ढांचा। ठीक है, दूसरे पे आता है संघीय सभा के रूप में यहाँ की क्या है ये विधायिका। तीसरा आता है कार्यकारी शक्ति। फिर चौथा है ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, अब देखिए संघात्मक ढांचे का जो स्विट्ज़रलैंड का संघात्मक ढांचा है ना, ये अन्य देशों की तुलना में बहुत अलग है। मतलब यहाँ के संघात्मक ढांचे की संरचना ही अलग है। जैसे यहाँ पे जो संघात्मक ढांचा है ये कई राजनीतिक प्रणालियों से मिलकर बना है। कई राजनीतिक प्रणाली है, मतलब जो स्विट्ज़रलैंड बना है ना, कई देशों की राजनीतिक प्रणालियाँ हैं उनसे मिलकर बना है, जिन्हें क्या कहते हैं, कैंटन और अर्ध कैंटन कहा जाता है। देखिए, आप इस बात को समझिए, यहाँ का जो संघात्मक ढांचा, जैसे भारत का संघात्मक ढांचा है, भारत में क्या है, राज्य है और उसके अलावा यूटी से हमारे पास। तो उसी तरह पे ये कई राजनीतिक प्रणालियों से मिलकर बना है, कई देशों की राजनीतिक प्रणालियों से मिलकर बना है, जिसमें कुछ तो क्या है कैंटन है और कुछ क्या है यहाँ पे अर्ध कैंटन है। यहाँ पे जो कैंटन है इनकी संख्या कितनी है, 20 है, और जो अर्ध कैंटन है इसकी संख्या कितनी है, 6 है। देखिए, अर्ध कैंटन भी क्या है, एक प्रकार से कैंटन का ही रूप होता है। ये सिर्फ ना इसका जो नाम है अर्ध कैंटन, ये ऐतिहासिक महत्व के रूप में इसका नाम दिया गया है। यहाँ पे जो कैंटन है, इस कैंटन का अपना पृथक संविधान, इसकी अपनी विधायिका और इसकी अपनी क्या होती है यहाँ पे सरकार भी होती है। ठीक है, संघात्मक ढांचे में क्या देखा हमने, जो कई राजनीतिक प्रणालियाँ है उससे मिलकर क्या बना है स्विट्ज़रलैंड का एक संघात्मक ढांचा। क्या कहा जाता है इसे, स्विस परिसंघ कहा जाता है। इसका स्वरूप कैसा है, कैंटन और अर्ध कैंटन के रूप में। कैंटन की संख्या कितनी है, 20 है, और अर्ध कैंटन की संख्या कितनी है, 6 है। प्रत्येक कैंटन का अपना क्या पृथक संविधान है, उसकी अपनी विधायिका है और उसकी अपनी क्या है सरकार है। और सबसे मेन बात है कि यहाँ पे कैंटन के पास में क्या होती है, अवशिष्ट शक्तियाँ होती है। ये अवशिष्ट शक्तियाँ भी किसके पास में होती है, कैंटन के पास होती है। अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती है, जैसे हमारे संविधान में हम आगे पढ़ेंगे, जैसे उसमें भी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों सूचियों का अलग अलग बंटवारा कर दिया गया है कि राज्य के अपने कौन से विषय है जिस पर कानून बनाता है, केंद्र के अपने कौन से विषय जिस पर कानून बनाता है, और जिस पर दोनों बनाते हैं वो हम समवर्ती सूची में कहते हैं। तो अवशिष्ट शक्तियाँ वे होती है जिनका उल्लेख तीनों में नहीं है, वो क्या कहलाती है, अवशिष्ट शक्तियाँ। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है, केंद्र के पास है। लेकिन यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं या जो संघात्मक देशों में अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं, किनके पास में होती है, राज्यों के पास। मतलब यहाँ किसके पास में, केंद्र के पास में। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, एक संघीय सभा विधायिका। मतलब यहाँ की जो संघीय सभा है वो किस रूप में है, विधायिका के रूप में। देखिए, संघीय सभा विधायिका के रूप में कैसे, हमारे यहाँ पे जो विधायिका है, संघ यानी केंद्र की जो विधायिका है, उसके दो रूप है हमारे यहाँ पे भी। एक को कहते हैं हम लोकसभा और एक को क्या कहते हैं, राज्यसभा। तो इसी तरह से यहाँ की जो संघीय सभा है, एक का नाम क्या है, राष्ट्रीय परिषद, और दूसरे का नाम क्या है, राज्य परिषद। ठीक है, अब यहाँ की जो राष्ट्रीय परिषद है, इस राष्ट्रीय परिषद की संख्या कितनी है, 200 है। ठीक है,
इस राष्ट्रीय परिषद में कितने सदस्य हैं? 200 है। इनका चुनाव कैसे होता है? वयस्क मताधिकार के आधार पर इनका चुनाव होता है। और इसकी प्रणाली क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की दलीय प्रणाली। ठीक है, इसके आधार पर क्या होता है? इसका चुनाव होता है। और इसके कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं ये। ठीक है, अब समझ रहे हो बात? संघीय सभा विधायिका के रूप में इसमें क्या है? 2 सदन। देखो इसके सदन कितने हैं इसके? ये 2 सदन हो गए इसके। 2 सदन कौन कौन से हो गए? राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद। राष्ट्रीय परिषद मतलब कि ये हमारे यहाँ का लोकसभा यानी कि निम्न सदन, और राज्य परिषद मतलब जैसे हमारे यहाँ की राज्यसभा मतलब ये उच्च सदन। ठीक है, राष्ट्रीय परिषद में सदस्य संख्या कितनी है? 200 है। इनका चुनाव कैसे होता है? वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। चुनाव की प्रणाली क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की दलीय प्रणाली के आधार पर होता है। कितने वर्षों के लिए होता है ये? 4 वर्षों के लिए होता है। इसी तरह से ये जो राज्य परिषद है, इस राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 46 है। ये 46 सदस्य कहाँ से आते हैं? देखिए ये 46 सदस्य प्रत्येक कैंटन से आते हैं 2 सदस्य, और जो अर्ध कैंटन होता है, इस अर्ध कैंटन से कितने आते हैं? 1 सदस्य। मतलब प्रत्येक कैंटन से 2 सदस्य, मतलब ये 20, मतलब ये 40 गुणित 6 मतलब ये 6, मतलब कितने हो गए? टोटल 46 सदस्य हो गई है। ठीक है, क्या क्या देख लिया हमने? एक संघात्मक ढांचा देख लिया जो उसका स्वरूप ये है, और एक हमने क्या देखा कि संघीय सभा विधायिका के रूप में कितने सदन होते हैं? 2 सदन, एक राष्ट्रीय परिषद और एक राज्य परिषद। राष्ट्रीय परिषद जैसे हमारे यहाँ लोकसभा, और राज्य परिषद जैसे हमारे यहाँ पे राज्यसभा है। राष्ट्रीय परिषद की संख्या कितनी है? 200, जो हमारे यहाँ पे कितनी है? 543 है। वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होता है 4 वर्षों के लिए। राज्य परिषद की संख्या कितनी है? 46 है। कैंटन और अर्ध कैंटन, इसको क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। अब इसके आगे देखते हैं हम। देखिए इसमें क्या है? आगे क्या था? तीसरा पॉइंट, कार्यकारी शक्ति। देखिए अब इस कार्यकारी शक्ति में समझ लीजिए, इस कार्यकारी शक्ति में ना एक क्या होता है कि यहाँ पे एक विशेष समूह होता है। ठीक है, इस विशेष समूह को क्या कहा जाता है? संघीय परिषद। और इस संघीय परिषद की सदस्य संख्या कितनी होती है? 7 होती है। इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे हमारे यहाँ पे कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका मंत्रीगण होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे कार्यकारी शक्ति में कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। इन 7 सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? इन 7 सदस्यों का चुनाव होता है यहाँ की विधायिका में से। ठीक है, यहाँ के जो दोनों सदन की विधायिका है, मतलब दोनों सदन मिलके काय का चुनाव करते हैं? ये 7 सदस्यों का चुनाव करते हैं। और इन 7 सदस्यों में से जो भी क्या बनता है? अध्यक्ष बनता है। ठीक है, वही स्विस परिसंघ का या स्विट्जरलैंड का क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। अब समझिए, देखिए यहाँ का जो राष्ट्रपति है ना, वह बहुत प्रमुख नहीं होता है, क्योंकि देखो 7 में से एक राष्ट्रपति बनेगा तो जो 6 होते हैं, मतलब कि 6 और 1, तो ये 6 भी इसके समतुल्य होते हैं, इसके बराबर ही होते हैं। मतलब कि यहाँ पे ये एक सांकेतिक रूप में प्रमुख होता है, कि एक सांकेतिक रूप में इसे क्या कहते हैं? राष्ट्रपति कहते हैं। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक 1 वर्ष बाद, मतलब कि प्रत्येक 1 वर्ष बाद यहाँ का राष्ट्रपति चेंज होते जाता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसीलिए इस पूरी प्रणाली के तहत इसको कहा जाता है बहुल कार्यपालिका। इसलिए क्या कहते हैं इसको? हम बहुल कार्यपालिका कहते हैं। कार्यकारी शक्ति, जिस तरह से हमारे यहाँ पे कार्यपालिका होती है, उसी तरह से यहाँ पे क्या कार्यकारी शक्ति, एक विशेष समूह होता है जिसे क्या कहते हैं? संघीय परिषद। कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य। इसका चुनाव कैसे होता है? विधायिका के दोनों सदन मिलकर इसका चुनाव करते हैं। जो इसका अध्यक्ष होता है वही स्विस परिसंघ का क्या कहलाता है? राष्ट्रपति कहलाता है। और प्रत्येक 1 वर्ष बाद इसका राष्ट्रपति बदलते जाता है। ठीक है, इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है? बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। देखिए अब समझिए कि इसकी जो चौथी विशेषता है, चौथी विशेषता क्या है इसकी? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, अभी जो इसकी चौथी विशेषता प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, वैसे तो यहाँ पे भी क्या होता है
कि निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही यहाँ पे कार्यपालिका के सदस्यों को चुना जाता है। जैसे हम देख रहे हैं कि 200 सदस्य कैंटन में होते हैं, मतलब 46 सदस्य अर्ध कैंटन में होते हैं। इनको कौन चुनेगा? यहाँ पे जो निर्वाचित सदस्य चुन के आए हैं वही लोग चुनेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक अलग उदाहरण देखने को मिलता है और उसे कहते हैं, एक तो कहते हैं पहल, ठीक है, और एक कहते हैं इसे जनमत संग्रह। देखिए अभी होता क्या ये समझ लीजिए, ठीक है। देखिए पहल क्या होती है, यदि मान लो कुछ मतदाता जो पंजीकृत मतदाता है उनको ऐसा लगता है कि कोई कानून जो बनना चाहिए, ठीक है, कोई ऐसा कानून है जो उन्हें ऐसा लगता है कि ये कानून पास होना चाहिए, ये कानून बनना चाहिए, तो कुछ एक निश्चित संख्या के रूप में वह लोग अगर मतदान करते हैं या वो लोग उस कानून के कोई कानून बनाते हैं तो उस कानून पर क्या कराना पड़ेगा? सदन को अपना मत देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे देखो, या तो संशोधन की प्रक्रिया या नया कानून, ठीक है। क्या कर रहे हैं? एक पहल कर रहे हैं कि कोई कानून में क्या करना है? संशोधन करना है या नया कानून बनाना है। संशोधन की प्रक्रिया में मतदाताओं का 1 लाख मत होना अनिवार्य होता है, ठीक है। और नए कानून के रूप में कितने मत होना अनिवार्य होते हैं? 50,000 मत होना अनिवार्य होता है। यहाँ पे 1 लाख मत होने चाहिए और 50,000। अगर ये मत जनता द्वारा दिए जाते हैं तो इसे सदन में उपस्थित करना ही पड़ेगा, मतलब उस बिल को कहाँ लाना पड़ेगा? सदन में लाना पड़ेगा। और ये मतदान 2 वर्षों के अंदर हो जाना चाहिए। ये मतदान कितने में हो जाना चाहिए? 2 वर्षों के अंदर ही मतदान हो जाना चाहिए। और जब इसे सदन में पेश किया जाता है और ये वहाँ से पास हो जाता है तो ये नए कानून के रूप में बन जाता है। ये होती है एक पहल, ये एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मुख्य उदाहरण है यहाँ पे। इसी तरह से जनमत संग्रह में क्या होता है? जनमत संग्रह में सरकार क्या करती है? सरकार ने कोई कानून बनाया है तो उस कानून के तहत सरकार जनता से राय पूछती है। वो यह जानना चाहती है कि हमने जो कानून बनाया है वो जनता की भावनाओं के विपरीत है या नहीं। अगर वो जनता की भावना के विपरीत है तो वो जनता से उसका पक्ष जानना चाहती है। जैसे हम फॉर एग्जांपल एक ब्रेग्जिट का जो अच्छा उदाहरण था, जो अभी अभी फिलहाल में कुछ समय पहले ही ब्रेग्जिट कंप्लीट हुआ लगभग, ठीक है। तो ब्रेग्जिट में जनता से जनमत संग्रह कराया गया था जिसमें से 49% जनता ने विरोध में और 51% जनसंख्या ने उसके पक्ष में मत किया था। तो हमने इसके 4 एग्जाम्पल क्या देख लिए? एक संघात्मक ढांचा देख लिया, एक विधायिका देख ली, एक इसका प्रत्यक्ष और लोकतंत्र देख लिया, और एक हमने देखी इसकी कार्यकारी परिषद के रूप में देखा। तो ये हो गया आपका स्विट्जरलैंड की संघात्मक योजना। अब हम देखते हैं फ्रांस की संघात्मक योजना। फ्रांस की संवैधानिक योजना, ठीक है। देखिए फ्रांस में क्या हुआ था? 1789 की क्रांति। इस क्रांति के बाद फ्रांस ने किस चीज़ को अपना लिया था? यहाँ पे उदार लोकतंत्र को अपना लिया, ठीक है। समानता बंधुत्व का नारा फ्रांस ने दिया था, ठीक है। इसने काय को अपनाया? यहाँ पे उदार लोकतंत्र को अपनाया। अब जब फ्रांस ने उदार लोकतंत्र को अपनाया तो यहाँ से काय का समाप्ति हो गई? राजतंत्र और कुलीन तंत्र की समाप्ति हो गई। तो फ्रांस की संवैधानिक योजना, इसकी हम कुछ विशेषताएं देख लेते हैं कि इसकी क्या विशेषता है, ठीक है। पहले हम इन्हें कुछ बिंदुओं के रूप में स्पष्ट कर लेते हैं। जैसे पहली है एकात्मक शासन, दूसरी है द्वितीयक कार्यप्रणाली, फिर है सहचारिता। एक शब्द है यहाँ पे, इसे समझेंगे हम इसमें। सहचारिता, द्वितीयक पूर्ण बहुमत, फिर 5वां है इसमें निर्वाचित पदों पर संचय, ठीक है। 6वां है अनुपूरक, ठीक है। 7वां पॉइंट है न्यायपालिका। 8वां है अर्ध संसदीय या
अर्ध अध्यक्षात्मक। ठीक है, समझिए अब इसको। एकात्मक शासन, एकात्मक शासन प्रणाली बहुत सिंपल चीज़ है ये। ठीक है, एकात्मक शासन प्रणाली का मतलब यहाँ पे सिंपल ये है कि यहाँ पे एक राष्ट्रीय सरकार है। ठीक है, क्या है यहाँ पे एक राष्ट्रीय सरकार है। देखिए यहाँ पे अन्य सरकारें भी है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर कुछ जैसे कि कुछ क्षेत्रीय परिषद, ठीक है, या कुछ क्षेत्रीय नगरपालिका है। ठीक है, ये जो क्षेत्रीय परिषद है, क्षेत्रीय नगरपालिका है, तो ये है कहाँ पे एक, मतलब ये इनके अंतर्गत ही काम करेगी। जो इनके निर्देश होंगे इनके अनुसार ही इनको काम करना पड़ेगा। द्वितीयक कार्यप्रणाली ये एक इम्पॉर्टेंट रखता है कि ये क्या है। ठीक है, तो इसे समझिए आप, द्वितीयक कार्यप्रणाली है क्या। देखिए द्वितीयक कार्यप्रणाली के अंतर्गत क्या होता है यहाँ पे कि एक तो राष्ट्रपति, ठीक है, दूसरा प्रधानमंत्री। देखो यहाँ पे क्या सिस्टम है कि यहाँ पे राष्ट्रपति के पास भी कुछ शक्तियाँ हैं और यहाँ पे प्रधानमंत्री के पास भी कुछ शक्तियाँ हैं। यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है, या ब्रिटिश में जो राजाध्यक्ष है वो एक मुकुट के रूप में है, लेकिन यहाँ पे, और जैसे अमेरिका में जो प्रमुख है वो कौन है, वहाँ पे राष्ट्रपति है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राष्ट्रपति के पास भी कुछ शक्तियाँ हैं और कुछ शक्तियाँ किसके पास में, प्रधानमंत्री के पास। इसलिए क्या कहा गया, इसको द्वितीयक कार्यप्रणाली कहा गया। अब यहाँ पे चुनाव कैसा होता है, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह होता है। ठीक है, और जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है वो किस तरह से होता है, अपने भारत के प्रधानमंत्री की तरह चुनाव होता है, या ब्रिटिश प्रधानमंत्री की तरह यहाँ पे इसका चुनाव किया जाता है, जो संसद के रूप में चुना जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ की जो संसद है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ की संसद। ठीक है, ये एक सैद्धांतिक रूप में है या मूल सिद्धांत के रूप में काम करती है यहाँ पे की संसद। यहाँ पे मुख्य काम किसका होता है, वैसे राष्ट्रपति का ही होता है। ठीक है, एक है सहचारिता शब्द। सहचारिता शब्द क्या होता है, सहचारिता फ्रांस में उस स्थिति को कहते हैं जब यहाँ का राष्ट्रपति और यहाँ का प्रधानमंत्री दोनों अलग अलग दल से हों। ठीक है, देखिए सहचारिता क्या होगा कि जब यहाँ का राष्ट्रपति और यहाँ का प्रधानमंत्री दोनों कैसे हो, अलग अलग दल से, तो उस वक्त उस शब्द को क्या कहा जाता है, सहचारिता। इससे समस्या ये होती है कि काम करने में कुछ ना कुछ समस्याएं खड़ी हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, फिर समझिए इसके आगे अगला पॉइंट क्या है इसका, द्वितीयक पूर्ण बहुमत। देखिए इसे समझिए, द्वितीयक पूर्ण बहुमत क्या है। ठीक है, अब द्वितीयक पूर्ण बहुमत में क्या होता है कि यहाँ पे मतदाता को, मतलब कि जो नेशनल असेंबली है, मतलब यहाँ की, देखिए यहाँ की जो नेशनल असेंबली है, इस नेशनल असेंबली में खड़े हुए प्रत्याशी को पूर्ण बहुमत लेना होता है। अब उसको पूर्ण बहुमत जो लेना है वो किस रूप में लेना होता है, उसको पूर्ण बहुमत, इसका एक फार्मूला समझिए यहाँ पे। इसका फार्मूला क्या है कि या तो उसको क्या मिले कि कुल पंजीकृत मतदाता को कितना मिलना चाहिए, 1/4 कम से कम मिलना चाहिए, या तो जो मत दल है उसका कितना मिलना चाहिए, उसको 50% मिलना चाहिए। अब इन दोनों ही स्थितियों में ही वो उसको विजयी माना जाता है। लेकिन मान लो किसी व्यक्ति को पंजीकृत मतदाता का 1/4 भी नहीं मिलता है और जो मत दल है उसका 50% भी नहीं मिलता है, तब क्या होगा, तब स्थिति ये होती है कि जिस व्यक्तियों को जो खड़े हुए चुनाव में, उन्हें पंजीकृत मतदाता का 12.5% वोट मिला है। ठीक है, उनके बीच में पुनः चुनाव करवाए जाते हैं और जिन्हें सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसको, उस प्रत्याशी को विजयी प्रत्याशी मान लिया जाता है। ये होता है यहाँ की नेशनल असेंबली में। और इसी तरह से ये नेशनल असेंबली मतलब जो यहाँ की प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, जो नेशनल असेंबली के लिए चुना जाता है, तब का चुनाव कुछ इस तरह से होता है। अब जब यहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसकी प्रक्रिया भी लगभग कुछ ऐसी ही है। राष्ट्रपति में अगर किसी व्यक्ति को 50% प्लस वोट नहीं मिले हैं तो उसे क्या करना होता है कि जिन 2 सदस्यों को सबसे अधिक मिले हैं, जो 2 सदस्य हैं जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिले, उनके बीच में पुनः चुनाव कराए जाते हैं और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। एकात्मक शासन प्रणाली मतलब कि एक राष्ट्रीय सरकार होती है, क्षेत्रीय परिषद और नगर परिषद उसके अंतर्गत काम करती है। द्वितीयक कार्यप्रणाली के अंतर्गत क्या देखा हमने कि यहाँ पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अपने अपने काम होते हैं। सहचारिता जब दोनों अलग अलग दल से हो और उनके बीच में गतिरोध हो जाता है तो उसे सहचारिता कहा जाती है। द्वितीयक पूर्ण बहुमत, ये इस तरह से इन्हें वोटिंग मिलना अनिवार्य है। निर्वाचित पदों पर संचय। ठीक है, अब इसे समझिए कि निर्वाचित पदों पर संचय क्या है।
देखिए निर्वाचित पदों पर संचय का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई संसद का सदस्य या कोई क्षेत्रीय नगरपालिका का मेयर या उसका सदस्य, समझिए इसको। देखिए कोई व्यक्ति साथ ही साथ संसद का सदस्य भी हो सकता है और साथ ही साथ क्या हो सकता है, क्षेत्रीय नगरपालिका का मेयर या वहाँ का सदस्य भी हो सकता है। इसी को क्या कहा गया, निर्वाचित पदों पर संचय। मतलब एक ही बार में वो 2 पदों पर रह सकता है। लेकिन इससे समस्या क्या होती है कि अगर वह व्यक्ति अपने क्षेत्रीय स्तर पर काम ज़्यादा देता है तो उसका ध्यान कहाँ नहीं जाता है, संसद के कामों पर अपना वो ध्यान नहीं दे पाता। ये एक थोड़ी समस्या होती है यहाँ पे। अनुपूरक का ये भी एक अलग विशेषता है यहाँ की। अनुपूरक का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति यदि सरकार का काम कर रहा है, मतलब कि यदि वो मंत्री है, तो अगर वो मंत्री है तो वो क्या नहीं हो सकता, ये देखिए कोई व्यक्ति सरकार में अगर किस पद पर है, मंत्री के पद पर है, जब वो मंत्री के पद पर रहेगा तब वो क्या नहीं रहेगा, संसद का सदस्य वो फिर नहीं रह सकता। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नेशनल असेंबली में जब भी चुनाव होता है तो हर सदस्य को, हर संसद के सदस्य को अपना एक अनुपूरक व्यक्ति चुनना होता है कि यदि वो मंत्री बन जाए तो उसकी जगह पे वह काम करेगा, या उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी उसकी जगह पर वो काम करता है। ये होता है यहाँ पे अनुपूरक। यहाँ की न्यायपालिका भारत की न्यायपालिका और अमेरिका की न्यायपालिका की तरह स्वतंत्र नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब कि न्यायिक परिषद काम करती है। देखिए हमने देखा कि अमेरिका की जो न्यायपालिका है, अमेरिका की न्यायपालिका में क्या होता है, उसको जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है। वो नियम बनने के बाद भी उसे तय कर सकता है। जैसे हमारे यहाँ पे भी कोई नियम अगर लागू हो गया है तो उसके बाद उसे भी चेंज किया जा सकता है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में क्या होता है, यहाँ की न्यायपालिका अधिनियम को पारित होने के पहले ही उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। बस समझिए आप, ठीक है। अब एक विशेषता ये ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की संसद को कई लोग अर्ध संसदीय मतलब यहाँ की जो प्रणाली है उसको कई लोग क्या कहते हैं, अर्ध संसदीय प्रणाली भी कहते हैं, और कई लोग इसे क्या कहते हैं, अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है ये आपको समझ में भी आया होगा। तो जिसके आगे जो जर्मनी का है हम इसे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।